बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और जैसी समस्याएं चल रही है उसके हिसाब से हम लोग भी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार अध्ययन करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में आपने सारे चैप्टर्स की वीडियो देखी है। आज 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नागरिक शास्त्र का। हिस्ट्री और जो सिविक्स है यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों पोर्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 10th सिलेबस का। अब हमने इतिहास में 4 चैप्टर पढ़े हैं, वो चारों के वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पर। और उसके बाद में हमने सिविक्स पढ़ना शुरू किया था, तो सिविक्स में 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज सिविक्स का 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5वें चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि जन संघर्ष और आंदोलन। इसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन, ये चैप्टर का नाम क्यों है? सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसका नाम जन संघर्ष और आंदोलन क्यों पड़ा, और ये जन संघर्ष का क्या मतलब है और आंदोलन का क्या मतलब है, इसको समझना है। और ये जन संघर्ष और आंदोलन है, जनता के द्वारा किया गया संघर्ष या आंदोलन जो है वो क्या भूमिका निभाता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने संघवाद को पढ़ा, सत्ता की साझेदारी को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पढ़ा, लोकतांत्रिक विविधता के बारे में पढ़ा। तो इन सारी व्यवस्थाओं में इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, सिलेबस में क्यों इसको रख दिया गया, इसको जानने का प्रयास हम लोग यहाँ करेंगे। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जन संघर्ष जो है, जनता के द्वारा जो किया गया आंदोलन है, वो कैसे विभिन्न अवसरों पर लोगों के अधिकारों को उनको प्रदान करवाता है, कैसे उसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, और कैसे सरकारें उनके दबाव में आकर झुककर उनको उनके अधिकार प्रदान कर देती हैं, कैसे उनके हित के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए सारे नियम कानून सरकारें बनाती हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। इस चैप्टर में पहले हमने देखा था सत्ता जो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जो लोकतंत्र है उसमें जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेती है, वह प्रतिनिधि अब उसी जनता के लिए कानून बनाते हैं और जनता उसका पालन करती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो जनता चुनाव में भेजती है जिनको, वो चाहे जैसे कानून बनाए। अगर वो ऐसे कानून बनाते हैं जिससे जनता का शोषण होता है, जनता का नुकसान होता है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे अवसरों पर जनता उनका विरोध करती है। कभी लोग व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, कभी सामूहिक तौर पे करते हैं। तो ऐसे में जब हम सामूहिक तौर पे करते हैं, यही हमारा क्या होता है, आंदोलन कहलाता है या जनसंघर्ष कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझेंगे कि जब अधिकारों का हनन होता है और उनको प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन किया जाता है या किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, वो क्या कहलाता है, जनसंघर्ष या आंदोलन कहलाता है। ठीक, ये चैप्टर जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद आपके 2 चैप्टर 6 और 7 बचते हैं इस सिलेबस में, उसको भी हम लोग वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में घटनाओं के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है पाठ्यक्रम निर्धारित करने वालों के द्वारा कि हम कहाँ कहाँ पर इसका लाभ देखते हैं और कैसे कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है नेपाल और बोलीविया में संघर्ष। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेपाल और बोलीविया में संघर्ष। ठीक, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा ये आएगा। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आएगा नेपाल में लोकतंत्र का आगमन। नेपाल में लोकतंत्र का आगमन। ठीक, कैसे बोलीविया के साथ नेपाल का संघर्ष होता है, इसमें जनता कैसे अपने अधिकारों के लिए आगे आती है और कैसे यहाँ से उनका संघर्ष स्थापित होता है और फिर कैसे उसका निराकरण होता है। फिर नेपाल में जनता के आंदोलनों के कारण कैसे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाती है और राजशाही व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ये अगला उदाहरण होगा हमारे इस चैप्टर को समझने का। उसके बाद में बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बोलीविया का जल युद्ध। और ये एग्जाम में भी आया है, इस बार पूछा भी गया था कि बोलीविया जल संकट या जल युद्ध से क्या समझते हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में है और ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के बीच में लोग काट लेते हैं, ये दबंगई करते हैं, नेतागिरी करते हैं,
आगे जनता तक नहीं पहुंचता तो ये जनता क्या होगी, इकट्ठा होकर इनके खिलाफ मोर्चा खोल देती है। फिर पता चलता है किसी नेताजी के बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं, तो उस नेताजी के खिलाफ भी संघर्ष आरंभ हो जाता है और ऐसे ऐसे करके नेताजी को बैकफुट पर आना पड़ता है और इस जनता के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो बोलीविया में अधिक कर लगा दिया गया था जल जो है जल के ऊपर, इसीलिए संकट रहा था और उसका निदान जनता ने आंदोलन के माध्यम से किया। फिर आगे आता है लोकतंत्र और संघर्ष। लोकतंत्र और संघर्ष, इसका अगला टॉपिक जो आता है वो है लोकतंत्र और संघर्ष। हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसमें संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। संघर्ष कैसा? जनता का संघर्ष। जनता का संघर्ष मतलब जनता के द्वारा समय समय पर आवाज उठाना। जैसे मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है और अभी आपने देखा होगा CAA आया, ये सारे क्या है, ये अमेंडमेंट एक्ट जो आता है इस पे जिसका हित हो रहा है वो नहीं परेशान है, जिसको नाजायज तरीके से बता दिया जाए या वास्तविक तरीके से उसको समझ में आ जाए वो इज डजंट मैटर, वो कैसे आ गए। लेकिन क्या हुआ, विरोध करने कुछ लोग आए, वो सही थे या गलत थे हमने इससे नहीं मतलब, लेकिन हम ये उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और उसके खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। तो क्या है, उसको वापस करवाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से सरकार के खिलाफ संघर्ष है। लेकिन संघर्ष कब तक? जब तक अपने अधिकार पुनः प्राप्त नहीं हो जाते। अधिकार प्राप्त होने के बाद संघर्ष खत्म। ऐसा नहीं कि हमारे उनसे लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, युद्ध हो गया, आप दोबारा कभी नहीं संबंधित होगा, ऐसा करते ही नहीं। इसके बाद आगे के हम टॉपिक में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे लामबंदी और संगठन। लामबंदी और संगठन। भाई अगर आपको आंदोलन करना है, संघर्ष करना है किसी चीज के लिए तो आपको संगठित तो होना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि कहते हैं लामबंद हो गए। लामबंद होने का मतलब उसको लेकर के यूनाइट होगा, एक होगा कि हम आप कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे लेकिन ये काम करवा के मानेंगे। क्या ये लामबंद हो जाना, ठीक। यानी संगठन और लामबंदी का मतलब यही हो जाता है सिंपल सा कि अगर आपको कुछ करना है तो संगठित होना पड़ेगा। आपको सरकार का विरोध करना है इसके लिए आपका संगठन होना चाहिए। लामबंदी का मतलब यही है कि आप सामूहिक रूप से किसी के विरोध के लिए एकदम से वचनबद्ध हो जाइए कि हमको करना है तो करना है विरोध। फिर आगे बढ़िए तो आपका टॉपिक आता है दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन, ठीक। ये आता है आपका दबाव समूह और आंदोलन जो आता है। तो इस दबाव समूह का मतलब क्या है? मान लीजिए कहीं एक क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों ने एक समूह बना लिया। इस समूह के बनाने से पहले इसका एक व्यक्ति था जो किसी एक मुद्दे पर विरोध करता था, मुद्दे पर विरोध करता था, उसकी नहीं सुनी जाती थी। लेकिन उसने क्या किया, समूह बना लिया। अब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। दबाव कैसा बन रहा है? ज्यादा लोग आ रहे हैं एक साथ। यही है दबाव समूह। यही होता है कि जब हम अकेले किसी बात को नहीं मनवा पा रहे हैं और वो बात वास्तव में मानने जाने वाली है या उसकी आवश्यकता बहुत है, ऐसे में हम समूह बना लेते हैं। और ये समूह क्या करता है? सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करता है। भाई सरकार है, उसको झुकना पड़ेगा। जब समूह में आ जाएंगे आप लोग, संख्या बढ़ जाएगी तो उसको झुकना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये है। और फिर वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है अगला टॉपिक आता है तो वर्ग विशेष के। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। सामान्य के हित समूह। अब ये हम लोग इस टॉपिक को भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। समूह है, ठीक, यहाँ है, यहाँ है, दोनों दबाव बना सकते हैं, संख्या है तो दबाव बना सकते हैं सरकार पर। लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि कोई विशेष वर्ग अपना समूह बनाकर कैसे कार्य करवाता है और सामान्य जनता अपने समूह को बनाकर कैसे कार्य। सामान्य जनता जो है वो ऐसे कानून बनाएगी या ऐसे कार्य अपने संपन्न कराएगी जिससे सबका भला हो, ठीक। लेकिन वर्ग विशेष वाले में क्या होगा? किसी वर्ग विशेष के लिए कानून बनाया जाए, किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए जब कार्य किए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे टॉपिक में जब पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसमें हमारा एक टॉपिक है वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। इन दोनों को हम लोग अलग डिफाइन करके वहां पर देखेंगे। इसके बाद आएगा आंदोलनकारी समूह।
आंदोलनकारी समूह, ये आ जाता है आपका अगला पॉइंट। और इसके बाद आपका लास्ट आ जाता है दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आंदोलनकारी समूह क्या होता है भाई? अगर आप देखिए 1947 से पहले आजादी का जो अभियान चला, कार्यक्रम चला, जो संघर्ष चला आजादी का, उसके अंदर क्या देखते हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कौन कर रहा है? जनता कर रही है। जनता कहाँ की है? भारत की है। तो वही आंदोलनकारी समूह जब उनके खिलाफ कोई कार्य हो रहा है लोगों के, तो वो लोग क्या होंगे? संगठित होंगे। संगठित होकर समूह में आएंगे। क्यों? क्योंकि हित सबके समान है। जब हित समान होते हैं तो व्यक्ति का समूह स्वतः बन जाता है। भाई सारे लोग चोर हैं तो क्या करेंगे? ऑटोमेटिक उस ग्रुप में मान लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हित सबके समान है तो समूह में आ ही जाएंगे। समूह में आने के बाद की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? वो जिससे उनका विरोध करना है, जिससे जो इनका शोषण करना है उसका विरोध करेंगे। ठीक, वो विरोध क्या होगा? यही आगे आंदोलन का रूप ले लेगा। जब बड़े स्तर पर हो जाएगा तो ये आंदोलन कहलाएगा। फिर इसका जो लास्ट पॉइंट देखेंगे वो होगा दबाव समूह और आंदोलनकारी। इन सारी स्थितियों से निकलने के बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह क्या पॉजिटिव ही काम करता है या नेगेटिव भी करता है। कहीं कहीं पॉजिटिव करता है, कहीं नेगेटिव करता है। दोनों चीजें होती हैं। भाई आप भीड़ में हैं तो भीड़ में कभी किसी परेशान का सहारा भी बन सकते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है भीड़ में कि किसी असहाय व्यक्ति के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। ऐसे ही आंदोलन जो होता है, इसकी स्थिति क्या है? क्या हमेशा होने वाला आंदोलन सही होता है या आवश्यक होता है, या क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है? ये भी सारी चीजें हम लोग ध्यान से देखेंगे। मतलब ये जो करते हैं क्या हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाता है, कभी नेगेटिव भी जाता है, इसका फायदा ही होता है हमेशा या नुकसान भी हो जाता है? ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका जन संघर्ष और आंदोलन पर बेस्ड है। इसके अंतर्गत हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो सरकारें होती हैं वो निरंकुश नहीं होती हैं। समय समय पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहां कहां पर सरकारों का विरोध जनता कैसे कैसे कर सकती है, कैसे समूह बना सकती है, वर्ग विशेष का समूह कैसे बन सकता है, कैसे आंदोलन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसके साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेपाल और बोलीविया जो है इसका जो संघर्ष है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा। और उसी के साथ नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, कैसे नेपाल में लोकतंत्र का आगमन होता है, कैसे वहाँ की राजशाही व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाती है, कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अपना ली जाती है वहाँ की शासन सत्ता के द्वारा जनता के आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।